Hello guys, welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to discuss about the hemolytic anemia during pregnancy. So as you all know that जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम हर चीज़ हैंडल कर सकें। तो एनीमिया आजकल के टाइम पे बहुत ट्रेंड पे है। अभी आजकल के टाइम पे क्या, पहले से ही बहुत ट्रेंड पे है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बेबी और मदर दोनों को ही हार्म कर सकता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि इस एनीमिया को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और अगर ये हो जाए तो इसको कैसे मैनेज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एनीमिया है क्या। सो एज यू कैन सी डैट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिड्यूस इन अ सर्कुलेटिंग हीमोग्लोबिन मास बिलो द क्रिटिकल लेवल। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन है क्या। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हमारे आरबीसीज के अंदर का जो वॉल्यूम है वो है हमारा हीमोग्लोबिन। तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक, तो फिर आरबीसीज जो हमारा ब्लड है उसका फिल्डअप भी कम हो जाएगा, राइट। तो जब वो कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोब्यूलिन होता है जो कि ऑक्सीजन को होल्ड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को होल्ड करने के लिए हमें, हमारे पूरे ब्लड में तो ऑक्सीजन होता है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो जाता है और हमारा ब्लड भी रिड्यूस हो जाता है, जिससे आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस में। ओके, नेक्स्ट क्या है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 12 से 14 ग्राम % हम नॉर्मल मानते हैं। इवन अब शायद अपडेट्स में 15 है, 12 to 15 ग्राम % अपडेट्स हैं, हम मानते हैं। देन WHO के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 11 ग्राम % से अगर कम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन, तो हम उसे एज अ एनीमिक मदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम लोग उसे एज अ एनीमिया कंसिडर करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इंसिडेंस रेट। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से हाई रेट है इंडिया में, डैट इज 40 से 80%। साउथ ईस्ट एशिया में 56% है। सिंपल और अच्छी लैंग्वेज में हम देख लेते हैं कि एनीमिया की रिक्वायरमेंट क्या है प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो टोटल आयरन रिक्वायरमेंट 1000 mg होते हैं। हमें प्रेगनेंसी में टोटल आयरन रिक्वायरमेंट चाहिए 1000 mg, जिसमें से 300 mg तो फीटस और प्लासेंटा यूटिलाइज कर लेता है, और जो हमारे आरबीसी का मास है वो 500 mg कर लेता है। तो 5 3 8 हो गया, 800 हो गया। बाकी 200 हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं कि कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज होगा, ठीक है। दैट इज बेसल लॉस, कहीं लॉस हो गया, इंजरी हो गई, वॉट एवर, वो हम एक्स्ट्रा में रखते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा 1000 हो गया। देन एवरेज रिक्वायरमेंट इन 4 से 6 mg पर डे, ठीक है। पर डे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 4 से 6 mg पर डे एवरेज रिक्वायरमेंट है, जिसमें से अर्ली प्रेगनेंसी, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंसिडर कर सकते हैं, 2.5 mg पर डे के अकॉर्डिंग हमें चाहिए होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए 2.5 mg पर डे इन अर्ली प्रेगनेंसी चाहिए होता है। फिर हमारी मिड प्रेगनेंसी आती है, दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, 5.5 mg पर डे नीड होती है 20 से 32 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन में। देन 6 से 8 mg पर डे फ्रॉम 32 वीक्स, 32 वीक ऑनवर्ड्स, मतलब 32 वीक्स के बाद हमें 6 से 8 mg पर डे की नीड होती है ब्लड की, आयरन की। क्यों होती है? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग पीरियड में बेबी भी छोटा है, तो बेबी के ऑर्गन्स भी छोटे हैं एंड उतना ब्लड सफिशिएंट है, 2.5 mg पर डे के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। देन जैसे जैसे बेबी बढ़ रहा है वैसे वैसे
बेबी के ऑर्गन्स की नीड भी बढ़ रही है। बेबी के ऑर्गन्स को ग्रो करना है तो ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ विल यू क्लासीफाई एनीमिया। अब एनीमिया हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि एनीमिया किस स्टेज में बहुत सीवियर हो जाएगा, बहुत सीरियस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर में हमने उसको डिवाइड कर लिया है। तो जैसा कि हमने पहले देखा WHO के अकॉर्डिंग 11 ग्राम % नॉर्मल था हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर 9 से 9 से ज़्यादा और 11 से कम है तो वो हम माइल्ड डिग्री में कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर मॉडरेट हम कब कंसिडर करेंगे, जब 7 से ज़्यादा होगा और 9 से कम होगा हीमोग्लोबिन। फिर सीवियर कब करेंगे, जब 4 से ज़्यादा होगा और 7 से कम होगा। उसके बाद बहुत सीवियर तब हो जाएगा जब 4 से भी कम हो जाएगा ग्राम %। तो देखिए 9 से 11 और 7 से 9 के बीच में 2-2 का गैप है, 9, 10, 11, 7, 8, 9। ठीक है, और 4 और 7 के बीच में 3 का गैप है। इससे आपको याद रहेगा 9, 10, 11, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज ऑफ प्रेगनेंसी, कॉजेज ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अब ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। सिंपल सी चीज़ है, ये सभी को पता होगा कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशन में कमी हो जाती है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो मदर जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती है तो ब्लड फॉर्मेशन कम होता है और एनीमिया हो जाता है, सिंपल सी चीज़ है। फिर क्या होता है, प्री प्रेगनेंसी पुअर न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्री प्रेगनेंसी, इससे पहले वाली प्रेगनेंसी में अगर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन की वो है हिस्ट्री है, अगर मदर पहले से ही बहुत लीन है, न्यूट्रिशन वो कम लेती है और इससे पहले वाली प्रेगनेंसी में भी ऐसा हुआ है, तो सिंपल सी चीज़ है कि वो रिपीट हो सकता है। मे बी जो प्रीवियस प्रॉब्लम हुई थी वो प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो सकती है। मदर हो सकता है कि उतना ना खा पाती हो, उसको कुछ पता अच्छा नहीं लग रहा हो, या हो सकता है कि उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक है, मतलब उसका रहने सहने का और उसके पास उतना है नहीं कि वो अफोर्ड कर पाए, वो खरीद पाए चीज़ें, खा पाए चीज़ें। फिर आयरन की कमी हो सकती है, फोलेट की कमी हो सकती है। फोलेट क्या है, फोलेट एक तरह का विटामिन बी है। विटामिन बी का फंक्शन ये है कि वो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बनाने में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर वो कम है तो आरबीसी कम बनेंगे। फिर विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो सकती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये भी हमारे आरबीसीज को बनाने में हेल्प करता है। और आप सोचिए ब्रेन डेवलपमेंट में, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में और अदर ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इसकी कमी से क्या हो रहा है, बेबी के ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा है, बेबी के ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहे हैं, और प्लस आरबीसीज भी प्रॉपर नहीं बन रहे हैं। एनीमिया के साथ साथ बेबी को भी बहुत क्या कह सकते हैं कि लॉस हो सकता है, या बेबी के ऑर्गन डिफेक्ट हो सकते हैं। Then next is chronic blood loss due to the any parasitic infection, hookworm, malaria। तो इस तरह के कोई भी इन्फेक्शन हो जाएंगे अगर, ठीक, तो मदर को क्या होगा, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन होगा, उसका HP लेवल अपने आप कम होने लगेगा। और क्या होगा, धीरे धीरे मदर, अगर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो धीरे धीरे पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा और मदर और बेबी दोनों की डेथ हो सकती है। देन नेक्स्ट मल्टीपैरिटी। मल्टीपैरिटी की वजह से बहुत सारे उसके बच्चे हैं, मल्टीपैरस मदर है, ज़्यादा बच्चे हैं उसके, तो क्या होता है कि इसको हम एज से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए उसके बहुत सारे बच्चे हैं, फिर क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे हो तो सिंपल सी चीज़ है, हो सकता है एज 30 तक पहुंच गई हो,
तो जब आपको भी ये चीज़ पता होगी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे अंदर के ऑर्गन्स का फंक्शन थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता जाता है, क्योंकि वो उनका भी ऑर्गन्स का भी प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है। तो अब एज रिड्यूस हो रही है तो HB लेवल फॉर्मेशन या RBC का फॉर्मेशन भी रिड्यूस हो सकता है कहीं ना कहीं, जिस वजह से एनीमिया हो सकता है। देन मल्टीपल प्रेगनेंसी। सो इन मल्टीपल प्रेगनेंसी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक बेबी है तो उसको जितनी भी नीड है, वो भी ब्लड की जितनी भी नीड है, सप्लाई की नीड है, वो किससे मिल रही है? मदर से मिल रही है। अब एक की जगह 2 बेबी आ गए। अब उन 2 बेबी की वजह से क्या हो रहा है, मदर को और नीड है खाने की, लेकिन मदर्स खाती हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में मदर्स खाती नहीं है, लेकिन क्या होता है, किसी किसी को हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम क्या है? बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आना। हाइपर मतलब बहुत, एमेसिस मतलब वॉमिटिंग, ग्रेविडरम मतलब प्रेगनेंसी। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना प्रेगनेंसी के दौरान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान तो वॉमिटिंग नॉर्मल है, लेकिन जब मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात आती है तो उसमें 2 बेबी हैं, और 2 बेबी की बात आती है तो मदर को जितनी वॉमिटिंग एक बेबी में होती है वैसे ही उसको वॉमिटिंग 2 बेबी में ज़्यादा होगी। माँ तो एक ही है, तो वो कितना अफोर्ड कर पाएगी, कितना झेल पाएगी, ठीक है। तो उस वॉमिटिंग की वजह से वो क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि वो ठीक से नहीं खा पा रही है। जब वो ठीक से नहीं खा पा रही है तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो रही है और एनीमिया का एक कॉज बन रहा है। क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट है एक्यूट ब्लड लॉस इन APH एंड PPH। सो हम यहाँ पे अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की आई मीन टू से कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो हम APH की बात करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि एंटीपार्टम हैमरेज। क्या है एंटीपार्टम हैमरेज? ब्लीडिंग अकर फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी आफ्टर 28 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन। 28वें हफ्ते के बाद क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो गया किसी भी वजह से, तो उसमें क्या हो गया, मम्मा को एनीमिया हो जाएगा, एंड ये एक रीज़न हो गया। देन रिकरेंट इन्फेक्शन, UTI हो सकता है। सिंपल सी चीज़ है, UTI ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत कॉमन होता है, क्योंकि हमारे यूट्रस का जो वो है पोजीशन है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लक्स्ड होती है, जो कि हमारी किस पे होती है, यूरिनरी ब्लैडर पे होती है। तो जब हमारा यूट्रस इंक्रीज हो रहा है साइज में, उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक बेबी है, तो वो क्या करेगा, वो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन फिल होता है उसको कंप्रेस करेगा, दबाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से UTI होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया इन PIH। PIH क्या है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो चुके हैं जिसमें ये कंफर्म हो चुका है कि एनीमिया की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो रहा है। देन हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे कि ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हो रहे हैं एनीमिया की वजह से। तो सिम्टम्स देख लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ब्लड कम है, रिड्यूस्ड है, इसी वजह से फैटिग हो रहा है, मदर को बहुत थकान हो रही है, ठीक है, वीकनेस होगी, फैटिग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है एनीमिया को एनीमिया कॉज करने का, ये कॉज भी हो सकता है एंड अ सिम्टम भी हो सकता है। देन डाइजेस्टिव अपसेट, जो डाइजेशन है, ठीक है, इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई की वजह से वो क्या कर रहा है, इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ठीक। पैल्पेशन में क्या हो रहा है, हार्ट का लाइक पैल्पेशन में ये हो रहा है कि हार्ट की साउंड सुनाई दे रही है। देन पेलर, अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हमारे अंदर प्रॉपर RBCs ब्लड सप्लाई होती है
तो क्या होता है कि हमारी स्किन रेडिश दिखती है, स्लाइटली पिंकिश दिखती है। सो पेलर तब होगा जब हमारे अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा। कहीं ना कहीं से हम लोग ये चीज़ फेस से और अपने आईज से, अपने नेल्स से पता करते हैं कि एनीमिया है या नहीं। देन पेल नेल्स, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं फोटो कि उनके जो नेल्स हैं कप शेप्ड हैं, लाइक स्पून शेप्ड हैं एंड पेल हैं। पेल इसलिए है क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो वो पिंक की जगह हल्के हल्के येलोइश एंड वाइटिश पेल येलोइश शो हो रहे हैं। देन नेक्स्ट इज कोइलोनाइकिया। कोइलोनाइकियास क्या है? इट इज़ अ सिम्टम, ये एक मेन सिम्टम है जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में, वो भी सीवियर एनीमिया का ये एक सिम्टम है कि इसमें नेल्स क्या होते हैं, एकदम स्पून शेप्ड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं स्पून में जैसे एक कर्व आ जाता है, गड्ढा आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, वैसे ही स्पून की तरह नेल्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं नेल्स को, क्योंकि उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है तो नेल्स का कलर भी चेंज हो गया, नेल्स का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया और वो अजीब से सूखे सूखे से दिख रहे हैं, ड्राई से, क्योंकि उनको फूड नहीं मिल रहा है। भाई बॉडी के लिए ब्लड क्या है? फूड ही तो है। अब वो उनको फूड नहीं मिल रहा है तो उनके साथ क्या हो रहा है कि उनकी ऑर्गन्स डिसफंक्शन कर रहे हैं एंड प्रॉपर चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रक्चर में। देन पेल टंग, तो हम लोग टंग देख के, आपने देखा होगा नॉर्मली डॉक्टर बुलाते हैं और कहते हैं कि ज़बान दिखाइए, तो वो हर एक चीज़ चेक करते हैं कि देखिए एनीमिया तो नहीं है। तो पेल टंग से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेडिश पिंकिश टंग से हमें पता चल जाता है कि ब्लड अंदर कितना कैसा है। ठीक वैसे ही पेल टंग में देखिए आपको पता चल जाएगा, जैसे आईज से पता चल रहा है, जॉइंटिस भी पता चल जाता है, नेल से पता चल रहा है, वैसे ही हमें टंग से भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब डायग्नोसिस हम क्या क्या कैसे कंफर्म कैसे करेंगे कि एनीमिया है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन सिंपल सी चीज़ है। पहले हमने क्या देखा है कि मे बी वो मल्टीपैरस हो, मतलब और पैरस वुमेन हो, मतलब मल्टीपैरिटी हो, बहुत सारे बच्चे उसके पैरे भी हों। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होने का मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी एज ज़्यादा हो सकती है। बहुत सारे बच्चे होने का मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी जो प्रेगनेंसी में उसमें स्पेसिंग 1 ईयर 2 ईयर का हो, जबकि हमें पता है कि नॉर्मली स्पेसिंग 3 ईयर का होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में। तो हो सकता है कि वो फॉलो ना कर रही हो और हर 1 साल में प्रेग्नेंट हो रही हो, जिसकी वजह से अंदर ब्लड लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग बहुत होती है, ब्लड लॉस बहुत होता है, चाहे वो वजाइनल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो, ब्लड लॉस होता है। सो ब्लड रिकवरी कब तक होती है? 3 साल तक हमें प्रॉपर अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, अपने ब्लड को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, जिससे कि ब्लड अपने आप को मेंटेन कर सके और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी अपने आप को तैयार कर सकें, जिससे कि वो नेक्स्ट डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा फैमिली। तो फैमिली में अगर किसी को एनीमिया है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हो सकता है कि आगे चल के उनकी जनरेशन को भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो। देन मैटरनल में देख लेते हैं, ब्लड टाइप हो सकता है RH इनकम्पैटिबिलिटी हो। RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? सिंपल सी चीज़ है, जब हमारा अंदर की जो भी ब्लड है वो अपने ही स्पीशीज़ के ब्लड को किल करने लगती है, उसे बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। वो कब होता है? जब नेगेटिव पॉजिटिव का एक केस आता है, मदर नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है, बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे ही डिलीवरी होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH में, तो जब तक
बॉडीज़ जो है एक्टिव होते हैं, जब तक एंटीबॉडीज़ एक्टिव होते हैं तब तक डिलीवरी हो चुकी होती है, पर वो एंटीबॉडीज़ मदर की ब्लड में रह जाते हैं कहीं ना कहीं, एक रिमाइंडर की तरह। और सेकेंड डिलीवरी में, सेकेंड केस में फिर से अगर सेकेंड डिलीवरी है और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो सेकेंड डिलीवरी में क्या होता है कि वो सारे जो IgM होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, वो जी में कन्वर्ट होके प्लासेंटा को क्रॉस करके सेकेंड बेबी को हार्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, उनके ब्लड को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, किल करने लगते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो हो सकता है इस वजह से एनीमिया हो जाए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लेबर और डिलीवरी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। न्यूनेटल में देख सकते हैं कि एज ऑफ द ऑनसेट प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स उतने स्ट्रॉन्ग मदर के नहीं हैं, हो सकता है कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाए। अदर फाइंडिंग्स हो सकती हैं बेबी अदर फाइंडिंग्स में क्या हो सकता है कि बेबी को हार्म हो सकता है, बेबी माल नरिश्ड हो सकता है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। कंटिन्यू करते हैं फिर से। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम पता कर लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन के बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में पता कर लेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। तो हेड टू टो एग्जामिनेशन में हमें आइज़ से पता चल जाएगा कि जॉइंटिस मदर को हो सकता है जॉइंटिस भी हो, क्योंकि सीवियर एनीमिया में जॉइंटिस के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन में नेल्स हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया था। नेल्स पेलर हो सकते हैं, फेस पेलर हो सकता है, पेल हो सकता है, और टंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद मेन फिर हमारा आता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम रेड सेल मॉर्फोलॉजी करेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी एक प्रोसेस है। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, स्ट्रक्चर हम पता करते हैं, रेड सेल्स का स्ट्रक्चर पता करते हैं कि रेड सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। देन मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या है, हमें आरबीसीज का वॉल्यूम देखना है, क्योंकि उसी के अंदर तो मतलब प्रॉपर ब्लड है ना। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड फील्ड कम होगा, ब्लड फील्ड कम होगा तो एनीमिया के चांसेस बढ़ेंगे, इसलिए हम लोग MCV चेक करते हैं, दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। देन RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ और मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम में डिफरेंस है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम में हम प्रॉपर आरबीसीज का वॉल्यूम चेक करते हैं, और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ में हम लोग चेक करते हैं कि सेल्स के बीच में जो उनकी विड्थ है, जो उनकी अंदर का वॉल्यूम है, चौड़ाई है, वो कितनी कम है एक दूसरे से एज़ कम्पेयर टू ईच अदर। हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि हर रेड ब्लड सेल्स के अंदर कितना वॉल्यूम कम है, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। फिर WBC एंड प्लेटलेट काउंट्स चेक करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। RBC कम हो रहा है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो WBC प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं डेवलप। उससे हमें ये भी पता चलता है कि बोन मैरो कैसा फंक्शन कर रही है। मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया है तो WBC काउंट इंक्रीज होंगे, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि बोन मैरो प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं, क्योंकि उसमें बोन मैरो में हमारे RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। देन एडिशनल टेस्टिंग जो भी डॉक्टर्स प्रेफर करता है वो। फिर आ जाते हैं प्रिवेंशन पे। तो प्रिवेंशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो प्रिवेंशन इज़ एज यू कैन सी इट एंड एज यू कैन नो दैट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो पहले से ही हर एक चीज़ की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो या एक्सटर्नल ऑर्गन हो, या इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को हमें क्या करना है, 60 mg ऑफ एलिमेंट आयरन डेली 3 मंथ तक प्रोवाइड करना है।
नॉर्मली हम सभी को पता है कि प्रेग्नेंट होने से पहले कोई भी मदर या कोई भी लेडी इन इंडिया कंसिडर्ड करने नहीं जाती है। बहुत ऐसा कम होता है कि लोग चले गए या वुमेन चली गई कंसिडर करने कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करनी है या फैमिली प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है, बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। फिर चाहे ब्लड सफिशिएंट हो ना हो, फिर चाहे इंटरनल ऑर्गन कैपेबल हो ना हो, ये सारी चीज़ें कोई देखता नहीं है। तो सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन क्या है कि हमें नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को ये एजुकेट करना है कि आपको अगर अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है तो उससे पहले आपको 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन डेली लेना पड़ेगा एटलीस्ट 3 महीने तक, जिससे कि आगे चल के एनीमिया के चांसेस ना हो या बहुत कम हो। देन आयरन सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो तो नॉर्मली देते ही हैं, ठीक। तो अगर वो प्रॉपरली नहीं ले रही है और न्यूट्रिशन भी प्रॉपरली नहीं ले रही है तो कल को उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक एनीमिया। रूटीन आयरन सप्लीमेंट्स इज डिबेटेबल इन अ वेस्टर्न कंट्रीज। तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक्चुअली ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही फॉलो होती है। उसमें वहाँ पे आपको एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं, जो शेड्यूल हमारे यहाँ फॉलो प्रॉपर नहीं होता है। देन it has to be given in a non-industrialized countries. Non-industrialized countries में आ जाता है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि फॉलो सेम चीज़ उनको भी करना चाहिए जो कि फॉरेन कंट्रीज करती हैं, दैट इज रूटीन आयरन सप्लीमेंटेशन। WHO के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन 60 mg ऑफ द एलिमेंटल आयरन और 400 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड हमें लेना ही लेना है 6 महीने तक प्रेगनेंसी में, और एडिशनल 3 मंथ तक पोस्टमार्टम पीरियड में, जिससे कि पोस्टमार्टम हैमरेज के चांसेस कम हो जाएं और प्रेगनेंसी के टाइम पे एनीमिया के चांसेस रिड्यूस हो जाएं। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो रहे हैं मदर और बेबी दोनों में। मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है? कार्डियक फेलियर हो सकता है क्योंकि ब्लड रिड्यूस है, ब्लड की कमी हो गई है, एंड कार्डियक क्या कर रहा है, उसको सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल रहा है पंप करने के लिए, तो उसका क्या हो सकता है? कार्डियक फेलियर हो सकता है। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। देन प्री टर्म लेबर हो सकता है क्योंकि अंदर की चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मे बी प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाएं। प्री क्लेम्शिया हो सकता है, मैं पहले ही हमने डिस्कस किया कि रिसर्च ने ऐसा प्रूव किया है कि प्री क्लेम्शिया हो जाता है इन सीवियर एनीमिया में। लेबर के टाइम पे देख लेते हैं। देन नेक्स्ट आ जाते हैं यूट्राइन इनर्शिया। तो यूट्राइन इनर्शिया क्या है? यूट्राइन इनर्शिया का मतलब ये है कि जब यूट्रस कैपेबल नहीं होता है, जब यूट्रस की एनर्जी कम होती है कि वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके बेबी को आउट कर सके या करवा सके, उस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्राइन इनर्शिया। मोटा मोटा हम देख लेते हैं कि यूट्राइन इनर्शिया में प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रही है। वो ऐसे क्रिएट हो रही है क्योंकि हर एक चीज़ का फंक्शन करने में उसको एनर्जी चाहिए, और हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी हमारे ब्लड के थ्रू मिलती है। ब्लड क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन है, और ब्लड हमारी बॉडी को एनर्जी और हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है, हर एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी का फंक्शन नॉर्मल रहता है। अब एनीमिया में क्या हो रहा है कि ब्लड कम है मदर के अंदर, जिसकी वजह से यूट्रस की मसल्स को उतनी एनर्जी, उतनी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है और यूट्राइन इनर्शिया हो रहा है, यानी डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो बेबी क्या होगा, डिसेंट ऑफ द बेबी नहीं हो पाएगा, प्रॉपर डिलीवरी ऑफ द बेबी नहीं हो पाएगी।
देन नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्टमार्टम हैमरेज, PPH। तो पोस्टमार्टम हैमरेज ऑब्वियसली हो सकता है इम्प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या कम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं टिश्यू किसका प्लासेंटल कंटेंट अंदर रह सकता है, प्लासेंटा का थोड़ा सा पार्ट या टिश्यू अंदर रह सकता है, जिसकी वजह से बाद में पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकता है। फिर आ जाते हैं कार्डियक फेलियर। तो पहले ही डिस्कस कर लिया कि कार्डियक फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्डियक को, हमारे हार्ट को जो है उतनी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है कि वो प्रॉपर पंप कर सके। शॉक हो सकता है, मे बी डिलीवरी के टाइम क्या हो रहा है कि और ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, फ्लूइड की कमी की वजह से शॉक क्रिएट हो सकता है। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले ये देखना है, हिस्ट्री कलेक्ट करके हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि उसके कितने बच्चे हैं और कितने कितने स्पेस पे उसकी डिलीवरी हुई है। एग्जाम्पल कि जैसे हम सब जानते हैं कि 2 बच्चों के बीच का स्पेस 3 साल होना चाहिए। 3 साल के बाद ही मदर को नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करनी चाहिए, जिससे कि उसका ब्लड मेंटेन हो जाए अंदर, 3 साल में उसका ब्लड मेंटेन हो जाए प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, और उसका यूट्रस और इंटरनल ऑर्गन्स भी स्ट्रांग हो जाएं। देन आयरन थेरेपी हम सप्लाई कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री हम आयरन थेरेपी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का मामला है और हम नहीं चाहते हैं कि प्री टर्म बेबी हो, प्रीमेच्योर बेबी हो, या मदर को बाद में शॉक, कार्डियक अरेस्ट या कुछ भी हो सकता है। वो चीज़ हम बचाने के लिए हमें क्या करना है, आयरन थेरेपी प्रोवाइड करनी है। देन डाइटरी एडवाइस, सिंपल सी चीज़ है, चाहे प्रेगनेंसी में एनीमिया हो या नॉर्मल टाइम पे एनीमिया हो, डाइटरी एडवाइस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम हमेशा फॉलो करते हैं डाइट कि हरी सब्जियां खाइए या फ्रूट्स खाइए या जूस लीजिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि ब्लड की जो कमी है वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। देन एडिकेट ट्रीटमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि एनीमिया का एक कारण बन सकती है। अर्ली डिटेक्शन करेंगे, एंटीनेटल पीरियड में ही हम डिटेक्शन कर लेंगे। एंटीनेटल जब विजिट्स पे मदर आती हैं, अगर तभी हमने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट कैसे कर लेंगे, पहली चीज़ तो ब्लड लेवल उसका कम होगा। अगर मदर को एनीमिया पहले से है या प्रीवियस हिस्ट्री है, ठीक, तो हमें ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। जब वो विजिट पे आती हैं तो हम हर एक चीज़ पता करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, हर एक चीज़ पता करते हैं, कितने बच्चे, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेते हैं, कितने बच्चे हैं और कितने कितने गैप पे बच्चे हुए, कितने साल के, सारी चीज़ें हम पता करते हैं। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हो सकता है आगे चल के इनको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकता है उसका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक लेवल अच्छा नहीं है, हो सकता है कि उसको पहले से ही ब्लड रिड्यूस्ड है, हो सकता है कि उसने स्पेसिंग मेथड यूज़ नहीं किया है, एक ही साल में दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई है या चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई है। ये सारी चीज़ें हम पता करके हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, प्लस उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जिस वुमेन का ब्लड लेवल 7.5 mg हो, मतलब मॉडरेट है, क्योंकि माइल्ड में कितना हो रहा था, 11 kg से 11 mg पर DL से कम, % से कम। माइल्ड में कितना हो रहा था कि 9 to 11 था हमारे पास, मॉडरेट में कितना हो था, 7 to 9 था। तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट लेवल है अभी उसका। तो मॉडरेट लेवल पे ही हमें क्या करना है, हमें उसको मैनेज करना है, उसके ब्लड को, जिससे कि वो माइल्ड की ओर ना चला जाए, माइल्ड तक ना चला जाए और सीवियर से बचाना है। इसलिए हमें क्या करना है कि हॉस्पिटलाइज कर देना है मदर को। देन फॉलोइंग थेरेपी मेजर्स, हम थेरेपी मेजर्स क्या क्या कर सकते हैं, जैसे डाइटरी पैटर्न उसका मेंटेन कर सकते हैं, हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं एक डाइट चार्ट, हम उसे प्रॉपर एक डाइट चार्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन एंटीबायोटिक थेरेपीज़ दे सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपीज़ इसलिए देंगे क्योंकि उसको इन्फेक्शन के चांसेस
इंक्रीज हैं, इस वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। हमें पहले मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर रहना है कि हो सकता है कि उसका जो माइल्ड है वो सीवियर में चला जाए, मॉडरेट से माइल्ड में, माइल्ड से सीवियर में। अभी जो माइल्ड है उसका सीवियर में जा सकता है, इस वजह से हमें क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही करना है। अगर इन सारी चीज़ों से उसका मेंटेन नहीं हो रहा है, फॉलोअप में उन सारी चीज़ों से उसका मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हमें एक मेंटली अपना बना के रखना है कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड पड़ सकती है। देन आयरन थेरेपी प्रोवाइड करनी है, ओरल या पेरेंटल, चाहे वो टैबलेट्स ले, चाहे वो आईवी से ले, इंट्रावेनस से ले, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मोटिव एनीमिया को प्रिवेंट करना है। देन ओरल आयरन ले सकते हैं डेली 120 से 180 ग्राम इन इज गिवन, हम दे सकते हैं उसको। अब लेबर के टाइम पे सारी चीज़ें हमने मेंटेन की हैं लेबर के टाइम पे, अब वो डिलीवरी का टाइम उसका आ गया है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेज लेबर में क्या करना है, स्पेशल प्रिकॉशंस जैसे कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, और मदर जिस हिसाब से कंफर्टेबल है वो लेट सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेड पे। एनाल जैसे दे सकते हैं अगर उसको पेन हो रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि बेबी को भी हाइपोक्सिया से हमें प्रिवेंट करना है, उसके लिए हम उसे ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट असेप्सिस टेक्निक यूज़ करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस ऑलरेडी इंक्रीज हैं। सेकेंड स्टेज हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से स्टार्ट होगी बेबी की डिलीवरी तक, वो हो गई हमारी सेकेंड स्टेज। सो इसमें यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस हमें क्या मेंटेन करके रखना है, आईवी हमें मिथार्जिन प्रोवाइड करनी है 0.2 mg। क्यों देते हैं, क्योंकि ब्लड के फ्लो को या ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड लॉस ना हो इस वजह से हमें मिथार्जिन प्रोवाइड करना है। ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट्स 500 ml RL में देंगे आईवी, 60 ड्रॉप्स पर मिनट के अकॉर्डिंग हम चलाते हैं। क्यों चलाते हैं, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू करके रखना है, क्योंकि हमारी ये सेकेंड स्टेज है, हमें चाहिए कि बेबी की डिलीवरी करानी है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन अच्छे होने चाहिए। उस अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें ऑक्सीटोसिन देना है। फिर बाद में IM हम 10 यूनिट्स भी ऑक्सीटोसिन उसे जैसे नॉर्मल डिलीवरी हम कराते हैं उसमें देते हैं, सेम वैसा ही प्रोसेस हमें फॉलो करना है इसमें। अब आते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डिलीवरी ऑफ द बेबी से। यहाँ पे क्या हो गया, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द बेबी टिल द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। एंड किस पे होती है, डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा पे। तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। क्यों, क्योंकि डिलीवरी बेबी की हो चुकी है, प्लासेंटा सेपरेशन के लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है कि सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हमें मैनुअली सेपरेट करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के ऑब्जर्वेशन करना है। देन ब्लड लॉस भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि बहुत ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। देन फिर हमारा फोर्थ स्टेज आ जाएगी। फोर्थ स्टेज में हमें कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि PPH के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे थर्ड स्टेज में भी PPH हो सकता है, ट्रू PPH हो सकता है, थर्ड स्टेज PPH हो सकता है, ट्रू PPH हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के परप्यूरियल पीरियड में भी हमें उतना ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि बेबी डिलीवर हो गया है, प्लासेंटा डिलीवर हो गया है तो काम ख़त्म, नहीं। परप्यूरियम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड, जिसमें हमारे सारे ऑर्गन्स अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जाते हैं, प्रीवियसली स्टेज में जाते हैं जैसे वो पहले थे। तो उनके लिए भी हमें ध्यान में रखना है कि क्या वो जा रहे हैं सही से। इसके लिए मदर को बेड रेस्ट करना है, एम्पुटेशन कर सकते हैं, एम्बुलेशन कर सकते हैं। देन इन्फेक्शन के साइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। इन्फेक्शन के साइन को आइडेंटिफाई इसलिए करेंगे क्योंकि हो सकता है कि इम्यूनिटी मदर की कम हो। प्री डिलीवरी आयरन थेरेपी जो हमने दी थी वो कंटिन्यू करके रखना है, क्योंकि हमें ब्लड को अपने नॉर्मल लेवल पे पहुंचाना है। इस वजह से डाइट पे पूरा ध्यान रखना है। पोस्टमार्टम के लिए एक डाइट चार्ट बना के मदर को हम दे सकते हैं। और फैमिली मेम्बर्स मस्ट बी कंसीव फॉर द हेल्प एंड द होम रिगार्डिंग द बेबी केयर एंड द हाउस होल्ड। तो
ऐसा नहीं है कि मदर ने बेबी को डिलीवर किया है तो सिर्फ मदर ही उसे संभाले, नो, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की, हस्बैंड की भी होती है एंड उनके फैमिली मेम्बर्स की भी होती है। तो मदर अगर कैसे भी कंडीशन से गुजर रही है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए उनके फैमिली मेम्बर्स को। तो हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए बेबी को कोई और भी संभाल सकता है, जिससे मदर को मेंटली और फिजिकली रेस्ट मिल सके। देन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हमारा लास्ट आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, असिस कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस, कि अब मदर को कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वाइटल साइंस हम मॉनिटर कर सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है कि नहीं, वाइटल साइंस से हमें पता चल जाएगा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और हर एक चीज़ पता चल जाएगी कि नॉर्मल चल रहा है कि नहीं। साइन एंड सिम्टम, ब्लीडिंग के साइन एंड सिम्टम हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम हैमरेज पीपीएच जो है वो हमारा डिवाइड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो जब तक हमारा परप्यूरल पीरियड एंड नहीं हो जाता, दैट इज़ 6 वीक, 6 हफ्ते तक चलता है, तब तक हमें रिकॉग्नाइज करके रखना है कि कहीं पोस्टमार्टम हैमरेज ना हो जाए। देन हेल्थ टॉक हम पहले भी दे चुके हैं डाइट के लिए, वो हमें कंटिन्यू रखना है। रेस्ट प्रोवाइड करना है, आयरन प्रोवाइड करना है, डायग्नोस्टिक स्टडीज़ डिस्कस करनी है कि टाइम पे और प्रॉपर क्लियर है कि नहीं, नॉर्मल सब कुछ अपने हो रहा है कि नहीं। बाकी सारी चीज़ें हम आयरन थेरेपी से मेंटेन करके रखेंगे। 2 to 3 मंथ तक हमें कंटिन्यूअस उसको आयरन थेरेपी देना है, जिससे कि उसका हीमोग्लोबिन मेंटेन हो जाए। वंस हीमोग्लोबिन विल मेंटेन, तो क्या होगा, एक बार हीमोग्लोबिन मेंटेन हो जाएगा तो उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स अपने आप ही हेल्दी हो जाएंगे और जितना उसका ब्लड लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। मैंने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं एक्सप्लेन किया है, ये बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपका एग्ज़ाम है तो आप मेरी वीडियो देख के हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट का रीज़न समझ सकें कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छी और अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।